नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 के बुक 1 के चैप्टर 3 से भारत में जनजातीय समूह पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदायों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत पुराने हैं। सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं जनजातीय हैं ये व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से जो समुदाय एग्जिस्ट करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वे हमारे जो उपमहाद्वीप हैं उनके सबसे जो पुराने निवासी हैं। अब भारत में इनको परिभाषित किया गया है नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक जो शब्द हैं कि वो क्या क्या नहीं करते हैं या क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हुए उनकी डेफिनेशन या उनकी परिभाषा बताई गई है। वो क्या नहीं करते हैं, वो लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। तो ऐसे लोग जो बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट करते हैं और उनका कोई धर्म ग्रंथ है सच नहीं था, तब तक नहीं था जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ गए और उन्होंने कोई दूसरा धर्म अपना नहीं लिया। तो इनका पहले से कोई लिखित धर्म ग्रंथ नहीं था जिसका वो पालन करते हो। सामान्य प्रकार से उनका कोई राजनीतिक या राज्य सेपरेटली पहले नहीं रहे हैं। उनके समुदाय कठोर रूप से वर्गों में भी नहीं बटे हुए थे, तो एक तरह से जो सेग्रीगेशन है वो नहीं दिखाई देता उनमें। साथ ही साथ उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जाति की बहुत सारी हमने पहले विशेषताएं पढ़ी हैं कि उसके अंदर अधिक्रम पाया जाता है, सोपान पाया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था इन जो समुदाय हैं इनके अंतर्गत नहीं पाई जाती थी। वे न तो हिंदू थे न ही किसान थे। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जनजातियाँ कौन हैं। जनजाति शब्द अभी हमने कहा कि आधुनिक शब्द है, तो आधुनिक ये शब्द जो है औपनिवेशिक जो युग था, कॉलोनियल जो टाइम था, जिस समय पे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, उस समय पे ये शुरू किया गया और इसे सुविधा की दृष्टि से ही यूज़ किया गया था। और इस शब्द के अंदर बहुत सारे जो समूह हैं जो एक जैसे नहीं है, सारी जनजातियां एक जैसी नहीं, उनके अंदर बहुत तरह का डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन उन सबको एक इकट्ठे एक ही शब्द में परिभाषित कर दिया गया। अब अगर हम देखें कि एकेडमिकली जनजातीय जो समाज है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, सोशियोलॉजिस्ट और जो अन्य लोग जो जनजातीय समाज को पढ़ते हैं वो इसका वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। दो मुख्यतः विशेषक हैं या दो फीचर्स हैं जिनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। एक जो परमानेंट है, स्थायी विशेषक हैं, और दूसरे जो अर्जित हैं, जो बाद में अचीव किए गए हैं। स्थायी विशेषक के अंतर्गत क्षेत्र आता है कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी जनसंख्या का क्या आकार है। इसके आधार पर हम जनजातीय समाज का वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद आता है भाषा और फिर आता है शारीरिक गठन, यानी उनकी जो रेशियल कंपोनेंट हैं, उनके शरीर की जो विशेषताएं हैं, आँख, नाक, कान, रंग, बालों का स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शारीरिक गठन को बनाती हैं। तो जब भी जनजातीय समाजों का वर्गीकरण किया जाता है उस समय पे ये चीज़ें देखी जाती है। सोशियोलॉजी में जब भी किसी समुदाय को पढ़ा जाता है तो शारीरिक गठन भी कई बार एक क्राइटेरिया होता है। अर्जित विशेषक होंगे, जीवन यापन के क्या साधन हैं, वो कौन कौन से व्यवसायों में लगे रहते हैं, और हिंदू समाज से या मुख्य धारा से उनका जो जुड़ाव है, यानी मेन स्ट्रीम के साथ उनका जुड़ाव कैसे रहा, कब हुआ, किस स्थिति में हुआ, और उसके अंतर्गत क्या संबंध है, क्या वो विरोध के संबंध हैं या वो जो है बहुत आत्मीयता के संबंध है। इन आधार पर जो है उनका वर्गीकरण समय समय पर जो भी हमने वर्गीकरण के क्राइटेरिया निकाले हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी विशेषक हैं, जो फीचर्स हैं, परमानेंट फीचर्स हैं, हम उन पे ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात है क्षेत्र की, ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है, मतलब पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? 85% जो है वो मध्य भारत में मिलती है। तो मध्य भारत से मतलब यही हुआ कि भारत देश का जो लगभग बीच का हिस्सा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान से लेकर जो है हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुँच जाते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और थोड़ा जो पार्ट है
आंध्र प्रदेश का, वो भी इस मध्य भाग का पार्ट है। उसके अलावा बचे 15%, उनमें से 11% से ज़्यादा ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जा रही है, उसमें 11% जो लोग हैं वो पूर्वोत्तर, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारी 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, उनमें पाए जाते हैं। और 3 से 4% जो बचे वो बाकी भारत में, वो चाहे लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है उसमें वो पाए जाते हैं। जनसंख्या का आकार अगर हम देखें तो इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जनजातियां एक जैसी नहीं है, तो जनजातियों में बहुत डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये भी है कि उनमें आकार का बहुत डिफरेंस पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति उसकी जनसंख्या 70 लाख है, जबकि जो सबसे छोटी भारत के अंदर जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ अंडमान द्वीप समूह पे पाए जाने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है, बाहर से जो लोग हैं वो उनके बारे में बहुत कम जानते हैं या वो अपने पास घुसने भी नहीं देते हैं लोगों को, उनकी संख्या लगभग 100 के बराबर पाई गई है। जो बड़ी जातियां हैं उसमें गोंड, भील, संथाल, मीणा, बोडो और मुंडा आते हैं। इन सब की जो जनसंख्या है वो कम से कम 10 लाख है। जनजातियों की अगर जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 8% थी पूरे देश में, वो 8.4 करोड़ हैं, जबकि 2011 की जो जनसंख्या हुई उसमें वो 8% से 8.6% टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका पार्ट हो गए हैं, और वो 104 मिलियन नंबर में हम उन्हें कह सकते हैं। 2011 की जो जनगणना है, रिसेंट जनगणना वही है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि जो जनजातीय जो जनसंख्या है उसकी सघनता कैसे है, मतलब उसकी जो डेंसिटी है, और वो डेंसिटी राज्यवार अगर हम देखें कि किसी एक राज्य की में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो कितने प्रतिशत लोग उस पर्टिकुलर राज्य में जनजातियों के पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इसमें और इससे ऊपर जो बात कही गई दोनों में डिफरेंस है। अब हम राज्यवार राज्य की जो कंपैरिजन है उससे कर रहे हैं। ऊपर हमने जो कंपैरिजन किया वो ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बात की थी, जिसमें जो ये 8% या 8.6% जो लोग हम जनजाति हैं, इन जनजातियों की सघनता को हम वहाँ देख रहे थे। यहाँ जो सघनता देखी जा रही है वो जनसंख्या राज्यवार देखी जा रही है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि कौन से राज्य हैं जिनकी कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत पाया जाता है वो प्रतिशत जो जनजातियां हैं उनका कितना पाया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्व में पाए जाने वाले जो ये राज्य हैं, देखिए सिक्किम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये इधर हम अरुणाचल प्रदेश, खासकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में अगर हम देखें तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे नागालैंड यहाँ दिया गया है, नागालैंड की 89.1% जो जनसंख्या है वो जनजातीय जनसंख्या है। यानी वहाँ पर अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों में से 89 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो इसमें इसी तरह से अगर हम देखें बहुत कम जनसंख्या जो है आपको जैसे केरल में बहुत कम मिलेगी, तमिलनाडु में बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इनकी सघनता पाई जाती है। तो अगर हम ये कहें कि वहाँ असम को छोड़ के बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें 30% या उससे अधिक पाई जाती है सघनता। मेघालय में, मिजोरम में जैसे अभी हमने बताया, वो वहाँ पर तो 60% से 95% तक की जो जनसंख्या है वो ट्राइबल जनसंख्या या जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। किंतु देश के सभी भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है। मध्य प्रदेश के को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी राज्य हैं उनमें 12% से कम है। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इनका जो आवास स्थान है वो पहाड़ियाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी वो पाए जाते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्रों में कैसे पाए जाते हैं वो भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इनके एरियाज़ थे उन एरियाज़ में नए उद्योग खोले गए तो वहाँ पे वो औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो गए और वहाँ पे भी मजदूरों के तौर पर हमें जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल्स की पॉपुलेशन दिखाई देती है। स्थायी विशेषक आगे और बढ़ें तो हम भाषा की दृष्टि से देख सकते हैं। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया: आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी जो परिवार है। परिवार कहने का मतलब है यहाँ पे भाषाएं, जो लैंग्वेज होती हैं उनकी भी अपनी भाषाएं होती हैं और उन मेन लैंग्वेज की भाषाओं से ही अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती हैं वो निकलती हैं।
तो भारत में 1% जनजातियां, जो टोटल जनजातियों की संख्या है वो केवल 1% लोग ही हैं जो आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं, हिंदी और इस तरह की जो भाषाएं हैं वो बोलते हैं। द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं जो ज़्यादातर साउथ में बोली जाती हैं वो 3% ही ट्राइबल्स द्वारा बोली जाती है, जबकि बाकी जितना भी ट्राइबल जो जनजातियां हैं, जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी जो परिवार से आने वाली जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को ज़्यादा बोलते हैं। शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, शारीरिक दृष्टि की जो फीचर्स हैं मुख्यतः जैसे जो रेशियल कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से, रेशियल कंपोनेंट कहीं पे भी किसी भी जनसंख्या का देखा जाता है तो वो आँखों के आकार, बाल, त्वचा का रंग एक्सेट्रा सब चीज़ों से मोटे तौर पर इस तरह का एक डिस्टिंक्शन होता है कि मंगोल, आर्यन, निग्रो प्रजातियां हैं, जिससे निकल के हमारी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो या तो डायरेक्ट इनसे है या फिर इनके मिक्सचर से बनी हुई है। तो शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो जनजातियां हैं भारत में जो पाई जाती हैं वो मंगोलाइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रलाइड, द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत उनको हम कर सकते हैं। उनके जो डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको वहाँ पर हम कहीं ना कहीं क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम अगले विशेषता पे पहुँचते हैं जो कि है अर्जित विशेषताएं या अर्जित विशेषक। तो अगर जीवन के साधन के अनुसार पर हम देखें तो ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं वो मछुआरे हैं, खाद्य संग्राहक हैं, मतलब अपना खाना वनों से कहीं और जगहों से इकट्ठा करते हैं, आखेटक हैं, शिकारी हैं, जो वो कहीं ना कहीं जो है शिकार करते हैं। तो वन पे, क्योंकि ज़्यादातर वन पहाड़ी इस वाले जो इलाके हैं उन पे ये रहते हैं। झूम खेती करने वाले हैं, झूम खेती होती है इस तरह की खेती जो कि किसी ज़मीन पर जो है प्राकृतिक तौर पे की जाती है, फिर उस एरिया को छोड़ दिया जाता है 2-3 साल तक, क्योंकि वहाँ पे फिर फसल कम होने लग जाती है, फिर किसी और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो एक तरीके से जो है एक एरिया पे कुछ समय तक खेती की जाती है, फिर दूसरे एरिया पे खेती की जाती है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे झूम खेती होती है। बागान में भी लगे हुए हैं और कुछ औद्योगिक कामगार भी हम देखते हैं कि आज के समय पर जो ट्राइबल्स हैं वो उन तरह के कामों में लगे हुए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला दूसरा आता है जो अर्जित विशेषक जो हैं ट्राइबल्स के, हिंदू समाज से इनका जो समावेशन है, यानी कितना इंटीग्रेट ये हो पाए हैं हिंदू जो समाज है, जो मुख्य धारा का समाज है उसके साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है समाजशास्त्र में या फिर जो दूसरे मामले हैं जब वर्गीकरण किया जाता है तो, कि हिंदू समाज में आमुख जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है और इस आत्मसातीकरण को जनजातियों के दृष्टिकोण से अथवा प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब ये दोनों ही दृष्टिकोण है कि इन्हें किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है और वो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट कर रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है, या फिर जो इंटीग्रेटेड हो रहा है यानी जो ट्राइब्स हैं उनके दृष्टिकोण से देखा गया है। अगर इस आत्मसातीकरण को हम जनजातियों के दृष्टिकोण से देखें तो वो हिंदू समाज के प्रति इनकी जो अभिरुचि है या इनका क्या रुख रहा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जनजातियों की जो अभिवृत्तियां हैं उसमें भी अंतर पाया जाता है कि कोई जनजाति ऐसी हो सकती है जो हिंदुत्व को जिन्होंने अपना लिया है और उसके साथ एक पॉजिटिव झुकाव उन्होंने दिखाया, जबकि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन्होंने जो हिंदू जो इंटरवेंशन है उसका प्रतिरोध किया है और विरोध किया है कि हमारी जो ट्राइबल पहचान है वो वैसी ही बनी रहनी चाहिए। और अगर मुख्य धारा के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू समाज इनको जो स्टेटस देता है वो भी कई बार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस जनजाति को कहाँ पे रखा जाएगा। तो किसी किसी को तो शायद ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन अधिकांश तौर पर हम ये देखते हैं कि हिंदू समाज इन्हें जो लोएस्ट जो कैटेगरीज हैं, कास्ट की जो कैटेगरीज हैं लोएस्ट, उन्हीं में इनको बहुत ही लो प्रोफाइल और बहुत ही नीचा जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो देता है। तो अभी तक हमने विशेषकों की बात की कि 2 विशेषक हैं जिसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब जो शब्द जनजाति है या जनजातियों के बारे में जो समझ सामाजिक तौर पर, समाजशास्त्रीय तौर पर हमारे सामने आई है, ये कैसे अभी तक क्या जो समय है ये यहाँ तक कैसे पहुँची है और उससे संबंधित समय समय पर क्या क्या डिबेट्स रही हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हम ये देख सकते हैं
कि 1960 का जो दशक था उसमें विद्वानों के बीच एक बात को लेकर वाद विवाद हुआ कि क्या सारी जो जनजातियां हैं वो जो हिंदू कृषक समाज है उसका विस्तार है, मतलब वो कहीं ना कहीं हिंदू जो हिंदू हैं जो खेती करने वाले जो समाज हैं वो उन्हीं समाजों का ही हिस्सा है या वो उनसे पूर्ण रूप से भिन्न है। तो एक विवाद हुआ, एक कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उसी का पार्ट है, बस वो अलग थलग हो गए हैं, जबकि दूसरों का ये कहना कि नहीं वो बिल्कुल भिन्न है। तो जो विस्तार के पक्ष में थे वो ये कहते हैं कि जनजातियां कृषि आधारित समाज से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, बल्कि उनमें तरीका थोड़ा कम हुआ है, उनके अंदर अधिक्रम का स्तर कम है और जो संसाधन का जो स्वामित्व है उसमें वो समुदाय आधारित हैं और व्यक्ति आधारित नहीं है। बाकी उनके अंदर जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं वो विशेषताएं ज़्यादातर जाति आधारित जो समाज है उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसी की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जनजातियां बिल्कुल भिन्न हैं क्योंकि इनके अंदर कोई धार्मिक कर्मकांड ही नहीं होता और जो कास्ट जिसको मानती है शुद्धता और अशुद्धता, जो हमने पहले डिस्कस किया है, जो फोकस करती है इस बात पे और उसके अनुसार जो है लोगों का सेग्रीगेशन करती है, ऐसा किसी भी जनजाति में देखने को नहीं मिलता। तो इन्हें एक विशेष तरह का अलग समुदाय माना जाना चाहिए। 1970 के दशक तक आते आते जनजातियों की सभी जो प्रमुख परिभाषाएं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं कि कैसे कैसे उन्हें डिफाइन किया गया है, उनमें कहीं ना कहीं दोष दिखाई देने लगा और अलग अलग लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिए कि कैसे जो है जो हिंदू समाज है या जो कृषि समाज है उसमें और जनजाति में अंतर है। मुख्यतः अंतर क्या देखे गए थे? आकार को देखकर कि वो सेपरेट हैं या नहीं, पृथक्करण को देख के, या फिर उनके जो आजीविका के साधन हैं उनको देख के, अभी हमने जो ऊपर बहुत सारा जो कैटेगराइजेशन किया, और धर्म को देखकर जो कैटेगराइजेशन था। तो ये किसी भी तरह का जो कैटेगराइजेशन था वो खरा नहीं उतर रहा था, बल्कि अब एक एक करके जो है हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पे ये रिपीट हो गया है पॉइंट ना, आप इसको काट लीजिएगा, देख लीजिएगा, यह दर्शाया गया वाला जो पॉइंट है ये रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। कि अगर हम ये देखें कि अगर हम ये कहें कि जनजातियों की जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। संथाल हैं, गोंड हैं, भील हैं, ये ऐसी जनजातियां हैं जो एक तो बहुत बड़ी जनजातियां हैं और ये बहुत बड़े जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें फैली हुई हैं। मुंडा और हो जैसी जो जनजातियां हैं वो काफ़ी समय से एक ही स्थान पर बस के खेती करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो झूम खेती ही करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने गांव बसाए हुए हैं, उन गांवों में ही वो रहती हैं और वहीं पे वो खेती करती हैं। और बिहार की बिरहोर जैसी जो शिकारी जनजाति थी उसने भी अपने घर बसा लिए हैं और अब वो इस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें वो टोकरियां बुनते हैं या तेल निकालते हैं। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि जनजातियां ही, अगर हम उन्हें ही कह रहे हैं कि वो शिकार करती हैं या संग्रहण का काम करती हैं, तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो गैर जनजातीय थे, कभी पहले जनजाति नहीं रहे, ट्राइबल नहीं थे, वो लोग भी शिकार और संग्रहण का जो पेशा है वो उन्होंने अपना लिया। क्योंकि लाइवलीहुड के जो दूसरे उनके तरीके थे वो छिन गए थे। तो यानी जाति और गैर जनजाति के अंतर्गत जो अंतर था वो अंतर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उनके लिए जो परिभाषा लिखी गई है वो परिभाषा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। फिर अगला हम एक और ये देख रहे हैं कि जो आत्मसात करने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी संस्कृतिकरण, सवर्ण हिंदुओं द्वारा विजय के बाद विजेताओं को शूद्र वर्ण में शामिल करना और पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताएं आती हैं। जनजातीय समूह को हिंदू समाज की जाति क्रम में विभिन्न स्तरों पर आत्मसात कर लिया गया था, क्योंकि उनकी जमीनों पर बस्तियां बसा दी गई थी और जंगलों का सफाया कर दिया गया था। तो अब ये कहना कि जाति क्रम में उनका स्थान नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं रिफ्यूट हो जाता है। और जो ये संस्कृतिकरण या आत्मसात करने का जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को सोशोलॉजिकली जब लोगों ने पढ़ा है तो दो मुख्यतः हमें चीज़ें दिखाई देती हैं कि कुछ लोग जो स्टार्टिंग में लिखा, जिन्होंने प्रारंभिक समय पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा इस जो आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में,
वो केवल सांस्कृतिक पक्षों पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बाद में लिखा, परवर्ती जो थोड़ा लेटर टाइम में जिन्होंने लिखा, उन्होंने शोषणात्मक और राजनीतिक जो स्वरूप है उस पे अपना लेखन ज़्यादा केंद्रित किया। आगे फिर अगर और डिबेट को हम देखें, जो डिबेट ये बात करती कि हमने डिफाइन किया था कि जनजातियों के साथ जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उन लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और वो बिल्कुल आदिम है, आदिम मतलब बहुत प्री टाइम की हैं, या मौलिक तौर पे विशुद्ध समाज हैं, यानी कि वो जो मेन स्ट्रीम की जो सभ्यता है उससे अछूते रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है। इस पॉइंट को भी लोगों ने बाद में जो है रिफ्यूट किया और वो खुद ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो ये जो जनजातीय जो समूह थे, इन समूहों का पहले से जो दूसरे जो राजा रजवाड़े रहे हैं उन लोगों के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्शन भी हुआ है और ये इंटरेक्शन बहुत बार शोषण के तौर पे उस संपर्क का जो रिजल्ट है वो सामने आया और इसीलिए जो बहुत बार जो जनजातियां हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया और वो कहीं ना कहीं डकैतों के तौर पे या फिर जो है हमलावरों के तौर पे प्रसिद्ध भी रहे। आदिवासी लोग, ये भी बात है कि वो हमेशा इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितने आज हैं। तो कई सारे आदिवासी समूह आज के समय पे, जब हम ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम देश के तौर पे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तब भी आदिवासी लोग जो हैं वो पीड़ित समूह में आते हैं। हिस्टोरिकली वो ऐसे नहीं थे, सारे समूहों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम थोड़ा सा इस बात पे भी बात करते हैं कि जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, उनका जनजातियों के प्रति क्या रवैया रहा है। जनजातीय इलाकों में औपनिवेशिक समय से ही अन्य लोगों की घुसपैठ प्रारंभ हो गई थी, जिसने उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावित किया। और ये प्रभाव बेसिकली उनका शोषण ही दिखाता है कि उनको आर्थिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, सामाजिक तौर पर शोषित किया गया। अब कैसे कैसे इनके यहाँ घुसपैठ हुई, गैर जनजातीय लोगों ने इन क्षेत्रों में बस गए, उनके क्षेत्रों में बस गए और कृषि आरंभ कर ली। यानी ऐसे एरिया जो ट्राइबल लोगों के एरिया थे, उन एरियाज पे दूसरे गैर ट्राइबल जो लोग हैं वो पहुंच गए और अपना कृषि करना शुरू कर दिया। सूदखोर भी जो है जनजातीय समाज में घुसपैठ इन्होंने बनाई। जनजातीय लोगों को कुछ पैसा दिया, उस पैसे के बदले फिर उनसे कुछ और चीज़ें ली और इस तरीके से जो सूदखोर हैं, जो पैसा सूद पर देते हैं, उनका भी जो घुसपैठ है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है ट्राइबल एरियाज में। और साथ ही साथ सरकार की भी जो घुसपैठ है वो दिखाई देती है कि इन्होंने वन क्षेत्रों को और खनन संबंधी जो कार्य हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला कच्चा माल है उससे सरकार की आमदनी बढ़ती है। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे एरियाज जिन वनों पर सदियों से इन समुदायों का स्वामित्व रहा है, साथ ही साथ सदियों से ये उस पर डिपेंडेंट रहे हैं वनों पे, तो वनों पे खाने के लिए, लकड़ी के लिए, अपनी रोज़मर्रा की और बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए ट्राइबल लोग वनों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहे हैं। उनकी ये डिपेंडेंसी के चलते अगर सरकार ऐसे एरियाज़ पे खुद का स्वामित्व रख ले और उसके बाद जो है इन लोगों पे प्रतिबंध लगा दे, तो इनका पूरा का पूरा जो जीवन है, जीवन शैली है, वो पूरी की पूरी प्रभावित होगी। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पे उनका स्वामित्व था सरकार ने खुद के पास ले ली और उनको बेदखल कर दिया, उनके जो भी अधिकार थे उनसे। 1940 में हमें एक और बहस दिखाई देती है जो पृथक्करण और एकीकरण की बहस है। यानी इस समय पे भारत के इंडिपेंडेंट होने की जो एक जो डिबेट थी वो डिबेट स्टार्ट हुई और उस डिबेट में ये भी बात आई कि ट्राइबल्स के साथ क्या किया जाना चाहिए। तो क्या ट्राइबल्स को पृथक्करणवादी नज़रिए से देखना चाहिए, उनको सेपरेट तरीके से देखना चाहिए कि वो अलग समूह हैं और उन समूहों को बचाए रखने की ज़रूरत है व्यापारियों से, साहूकार हिंदुओं से या ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोगों से, या फिर जो है उनको जो हमारा डोमिनेंट सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की एक जो डिबेट है आपने क्लास 11 में भी पढ़ी थी जब हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट को पढ़ रहे थे, जहाँ पे संरक्षणवादियों की और एकीकरण की बहस वहाँ पर भी थी। तो आपको याद होगा, आप उसको भी जाके दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह के जो पॉइंट्स है वो डिस्कस किए गए थे पृथक्करण और एकीकरण की जो बहस है उसको लेकर।
जो एकीकरण वाले लोग हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे, और इसीलिए हम देखते हैं कि संविधान सभा और उसके बाद संविधान में जिस तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं, जो जनजातीय विकास की योजनाएं हैं या आरक्षण एक्सेट्रा की जो बात की गई है, वो कहीं ना कहीं एकीकरण का जो पक्ष है उसकी बात को ही मानते हुए रखा गया है, और जनजातियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं कि जो जनजातीय एरियाज़ हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट, हमने जो राष्ट्रीय विकास से संबंधित जो बहुत सारे कदम उठाए, उन कदमों में को उठाने के समय पे क्या हमने जनजातीय जो समाज है उनके विकास पे भी ध्यान दिया या नहीं दिया। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय जो विकास की डिबेट है, वो डिबेट इस बात पे बात करती है कि राष्ट्रीय विकास के नाम पर हमने बड़े बड़े बांध बनाए, खानों की खुदाई की, नए कारखाने स्थापित किए, लेकिन इस प्रोसेस में हमने जनजातीय जो समाज है उनकी ज़मीनों को, उनके वन को छीन लिया जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे, और साथ ही साथ उनका जो उचित पुनर्वास है उसकी व्यवस्था नहीं की। और इसीलिए हम बहुत बार देखते हैं कि समय समय पर लोग पुनर्वास के लिए, अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए, जहाँ पर बांध बने हैं उनको हटाने के लिए, या फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नज़र आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने बिल्कुल सुना होगा, वो सबसे बड़ा जो है पुनर्वास को लेके, रिहेबिलिटेशन को लेके, और जो ट्राइबल लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर सबसे बड़ा भारत के अंदर प्रोटेस्ट है, और एक लंबे समय से वो प्रोटेस्ट चलता आ रहा है। विकास की जनजातियों की जो हानि की कीमत है उस पर मुख्य धारा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो सारे रिसोर्सेज पहले ट्राइबल्स के अपने रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज ख़त्म करके या उनको वहाँ से हटा करके जो फ़ायदा लिया जा रहा है वो मेन स्ट्रीम के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय विकास हो रहा है लेकिन जनजातियों का विकास नहीं हो रहा है। अब अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम पे, समकालीन समय पे जनजातीय पहचान और उससे संबंधित मुद्दों को भी देखें तो 3-4 चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया कि ऐसी मुख्य धारा की प्रक्रियाएं हैं जो कि बलपूर्वक समावेशन का प्रोसेस अपना रही हैं, उससे जनजातीय संस्कृति और उसके समाज पर ही नहीं बल्कि उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पे भी फ़र्क पड़ा है। अब अगर जंगल छिन गए हैं, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो छिन गई है, उनके रहने के स्थान छूट गए हैं, उनकी जो सांस्कृतिक जो बहुत सारी चीज़ें जो उस जगह से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस थी वो छूट गई हैं। तो एक तरह से उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ा है, और ये अगर नेगेटिव असर पड़ा है तो इसी के चलते प्रतिरोध और विरोध के स्वर भी दिखाई देते हैं। इस तरह के जो संघर्ष हैं वो झारखंड और छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं, जहाँ ये दोनों ही जो राज्य हैं ये भाषाई और अस्मिता जो है, ट्राइबल जो आइडेंटिटी उसके ऊपर बने हैं, क्योंकि इन दोनों का ही ये कहना था, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं जिनके आधार पर ये राज्य बने हैं, कि जो गैर ट्राइबल जो लोग हैं वो ट्राइबल जो रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा उनको ज़्यादा होता है बजाय इसके कि जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी प्रतिरोध और विरोध के स्वर हमें दिखाई देते हैं, और फिर वहाँ पे तो सशस्त्र विद्रोह भी हुए हैं, और उन विद्रोहों के चलते इनको कॉन्फ्लिक्ट का एरिया यानी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए हैं। तो भारतीयों को जितने बहुत सारे जो राइट्स मिले हुए हैं वो सारे राइट्स नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें लोगों के पास नहीं है, और इसीलिए आपको समय समय पे जब कई बार प्रोटेस्ट सुनाई देता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो प्रोटेस्ट अपने अधिकारों को लेकर वो कर रहे होते हैं। एक और जो मुख्य चीज़ हमें दिखाई देती है वो है आज के समय में जनजातीय समूहों के अंदर शिक्षित जो वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ राज्यों जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में और कुछ जो बड़ी जनजातियां हैं उनमें स्पष्ट तौर पे हमें ऐसा दिखता है कि एक ऐसा वर्ग विकसित हो रहा है जो शिक्षित है, जो नगरों में रहने वाला है, और जो व्यावसायिक जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो करके स्पेसिफिक तरह के प्रोफेशंस में वो दिखाई दे रहे हैं। और
इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि वो जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह भी करते हुए नज़र आते हैं। तो यानी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट जो ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए हो रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी जो ये प्रेजेंटेशन है इसका एंड जो है वर्जीनियस खाखा जो कि स्कूल सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं DU के अंदर, उनकी ये किताब है कल्चर पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी द केस ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया 2006 में। ये वर्जीनियस खाखा का जो एक चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया ये कुछ लाइनें हैं कि जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का जो आग्रह है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि जनजातीय समाज के भीतर भी एक मध्यम वर्ग यानी एक जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं उभर रही है। और जब ये उभर रही है तो इसके साथ साथ संस्कृति, परंपरा और आजीविका, यहाँ तक कि भूमि तथा संसाधनों पर नियंत्रण और आधुनिकता की परियोजनाओं के लाभ में हिस्से की मांग, यानी जिन एरियाज के अंदर आधुनिकता की जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, बांध लगाए गए हैं, अब उससे जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं तो उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए। ये फ़ायदे में हिस्सा लेने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं लगातार आज के समय में हमें दिखाई देती है। और उसका कारण क्या हो सकता है कि ये जो मध्यम वर्ग है ये आधुनिक शिक्षा और आधुनिक व्यवसायों का ही परिणाम है जिन्हें सरकार की आरक्षण नीतियों से बल मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर अपने राइट्स के लिए ये लोग बात कर पा रहे हैं तो उसमें जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन इन लोगों को मिला है, उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी जो सोशल मोबिलिटी है वो दिखाई देती है और एक मध्यम वर्ग इन जो ट्राइबल जो समूह हैं इनके अंतर्गत भी विकसित हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।